नाजरीन, मलका विक्टोरिया, जिन्हें बरतानिया की 19वीं सदी की बाइक़्तिदार और ताकतवर तरीन मलका ख्याल किया जाता है, 24 मई सन 1819 को लंदन में पैदा हुई। 18 साल की उम्र में 20 जून सन 1837 को अपने चचा विलियम फोर्थ के इंतकाल पर बरतानिया की मलका बन गईं। वो बरतानिया की तारीख में पहली कम उम्र तरीन मलका थीं। लेकिन आज की वीडियो में हम आपको मलका विक्टोरिया और उनके हिंदुस्तानी मुंशी अब्दुल करीम के दरमियान मोहब्बत की हैरत अंगेज दास्तान सुनाएंगे। मगर इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल व्हाट्स इन्फो को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल पर आपको इस्लामिक हिस्ट्री और खसूसन दुनिया भर की मुनफरद मालूमात फराहम की जाती हैं। नाजरीन, मलका विक्टोरिया ने अपनी जिंदगी के आखिरी 13 बरसों का एक बड़ा हिस्सा अपने हिंदुस्तानी मुंशी अब्दुल करीम के साथ गुजारा। अब्दुल करीम को शुरू में इंडिया के शहर आगरा से उनके खिदमतगार के तौर पर बरतानिया भेजा गया था, मगर धीरे धीरे वो उनके सबसे करीबी लोगों की फहरिस्त में शामिल हो गए। इस तरह तमाम मुखालफत के बावजूद उनका और अब्दुल करीम का ये रिश्ता ताउम्र जारी रहा। जब अब्दुल करीम मलका विक्टोरिया से मिले तो उस वक्त महारानी अपनी उम्र की 70 की दहाई में थीं और अब्दुल करीम की उम्र महज 24 बरस थी। वो देखने में बहुत खूबसूरत थे। अब्दुल करीम की कहानी बेहद दिलचस्प है। वो आगरा की जेल में क्लर्क की मुलाजमत करते थे। उनकी सालाना तनख्वाह तकरीबन 60 रुपए थी। उनके वालिद भी जेल में हकीम थे। जब मलका विक्टोरिया की सिल्वर जुबली का वक्त करीब आया तो आगरा की जेल के सुपरिटेंडेंट ने सोचा कि क्यों ना इस मौका पर महारानी को एक तोहफा भेजा जाए। उन्होंने महारानी को आगरा से 2 मुलाजम भेजे। उन मुलाजमों के लिए खास किस्म की सिल्क की वर्दियां सिलवाई गईं और पगड़ियां पहनाई गईं ताकि वो देखने में थोड़े अलग लगें। लेकिन मलका विक्टोरिया ने अब्दुल करीम को ज्यादा पसंद किया और वो जल्द ही उनके बेहद करीब हो गईं। अब्दुल करीम को आगरा से मलका विक्टोरिया की खिदमत करने के लिए भेजा गया था, लेकिन 1 साल के अंदर ही वो किचन बॉय की फहरिस्त से निकलकर महारानी के मुंशी बन गए। मलका विक्टोरिया अब्दुल करीम से इतना ज्यादा मुतासर हुई कि उन्होंने उनसे कहा कि मुझे उर्दू जुबान सिखाओ। उसके बाद अब्दुल करीम रानी के नोटबुक में उर्दू की एक लाइन लिख देते और उसके बाद अंग्रेजी जुबान में उसका तर्जमा करते और फिर उसी लाइन को रोमन स्क्रिप्ट में लिखते। मलका विक्टोरिया उसके हूबहू लिखती और उसका मुतालिया करती। महारानी वाकई ही उर्दू सीखने की ख्वाहिशमंद थीं। अब्दुल करीम उनके उस्ताद बन गए और उन्होंने 13 बरस तक मलका विक्टोरिया को उर्दू की तालीम दी। बहुत कम लोगों को यह बात मालूम है कि मलका विक्टोरिया उर्दू लिखना और पढ़ना बाखूबी जानती थीं और उन्हें इस बात पर फख्र था। नाजरीन, हिंदुस्तानी मुंशी अब्दुल करीम और बरतानिया की मलका विक्टोरिया के दरमियान इस दोस्ती का एक नतीजा ये हुआ कि इंग्लैंड में पहले से ही मकबूल एक हिंदुस्तानी खाना चिकन करी मजीद मकबूल हो गया। अब्दुल करीम ने रानी के लिए चिकन करी, दाल और पुलाव बनाया। बरतानिया की मारूफ तारीखदान एनी ग्रे अपनी किताब दी ग्रीडी क्वीन ईटिंग विद विक्टोरिया में लिखती हैं, ऐसा नहीं था कि अब्दुल करीम से पहले रानी विक्टोरिया ने कभी चिकन करी नहीं खाई थी। 19 दिसंबर को विंडसर कासल के मेन्यू में करी दी पोलेट का जिक्र मिलता है। इसके अलावा अब्दुल करीम ने महारानी के दिल में हिंदुस्तान की एक खास तस्वीर बनानी शुरू कर दी थी। कहने को तो विक्टोरिया मलका हिंदुस्तान थी, लेकिन उन्हें कभी भी हिंदुस्तान जाने का मौका नहीं मिला था, क्योंकि वो समंदर के जरिए सफर नहीं कर सकती थी और उन्हें समंदर की लहरों से खौफ आता था। उन्हें इंडिया के बारे में बहुत तजस्सुस था। वो चाहती थी कि उन्हें बताया जाए कि इंडिया की सड़कों पर क्या हो रहा है। अब्दुल करीम ने उनकी ये ख्वाहिश पूरी की। अब्दुल करीम ने हिंदुस्तान की रूह को उन तक पहुंचाया। उन्होंने हिंदुस्तान की गर्मी, धूल, त्योहारों और यहां तक कि वहां की सियासत तक के बारे में भी मलका विक्टोरिया को बताया। अब्दुल करीम ने उन्हें हिंदू मुस्लिम फसादात और अकलियत के तौर पर हिंदुस्तान में मुसलमानों को दरपेश मसाइल से भी आगाह किया। इन मालूमात की बुनियाद पर ही मलका विक्टोरिया ने वाइसराय को खत लिखकर उनसे कुछ सवालात के जवाब तलब किए थे। मलका विक्टोरिया से अब्दुल करीम की कुर्बत बहुत बढ़ गई थी और वो उनके साथ साये की तरह रहने लग गए थे। एक बार जब वो बीमार पड़े तो रानी शाही ज़वाबत के खिलाफ वर्जी करते हुए उनकी इयादत के लिए उनके घर भी गईं। मलका विक्टोरिया अब्दुल करीम से इतना मुतासर हुई कि उन्होंने उन्हें आगरा शहर में 300 एकड़ की जागीर दिलवाई और बरतानिया में अपने तीनों शाही महलों में अलग अलग घर भी दिलवाए। अब्दुल करीम को अपने सीने पर मेडल लगाकर चलने और तलवार रखने की इजाजत भी दी गई। नाजरीन, मलका विक्टोरिया के कहने पर अब्दुल करीम के हिकमत का काम करने वाले वालिद की पेंशन मुख्तस करवाई गई। मलका के डॉक्टर मजीद लिखते हैं कि जब मुंशी अब्दुल करीम के वालिद उनके पास बरतानिया आए तो उनकी आमद से 1 माह पहले मलका ने एलेक्स प्रॉफिट को हुक्म दिया कि उनके कमरे को अच्छे तरीके से सजाया जाए।
اور اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ ان کے کمرے میں سینٹرل ہیٹنگ ٹھیک طریقے سے کام کر رہی ہو۔ منشی عبد الکریم کے والد ونڈسر کاسل میں حقہ پینے والے پہلے شخص تھے۔ انہیں اس کمرے میں ٹھہرایا گیا جہاں اکثر وزیر اعظم ٹھہرا کرتے تھے۔ ملکہ کی عبد الکریم سے قربت اور ان پر یقین کا نتیجہ یہ ہوا، شاہی محل میں سب لوگ عبد الکریم کے مخالف بن گئے اور ان کے خلاف رانی کے کان بھرنا بھی شروع کر دیے۔ حالات یہ ہو گئے کہ پورے شاہی محل کے عملے نے عبد الکریم کے خلاف ہڑتال کرنے کی دھمکی دے دی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر ملکہ عبد الکریم کو اپنے ساتھ یورپ کے دورے پر لے جاتی ہیں تو وہ سب اجتماعی استعفیٰ دیں گے، مگر ملکہ نے ان کی ایک نہیں سنی۔ ملکہ کی وفات کے ساتھ ہی عبد الکریم کے سب ٹھاٹ باٹ بھی ختم ہو گئے۔ 22 جون 1901 میں جب ملکہ وکٹوریہ کی وفات ہوئی تو ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ان کے فرزند اور ان کے جانشین ایڈورڈ 7، ان کی اہلیہ رانی الیگزینڈر، ان کے بیٹوں، پوتوں اور ان لوگوں کو مدعو کیا گیا جو ملکہ کے بے حد قریب تھے۔ ان لوگوں میں ہندوستانی منشی عبد الکریم بھی شامل تھے۔ شہزادے ایڈورڈ نے عبد الکریم کو رانی کے سونے کے کمرے میں داخل ہو کر ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کی اجازت دی۔ ملکہ وکٹوریہ کی وفات کے کچھ دن بعد ہی عبد الکریم پر مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ ان کے گھر پر چھاپا مارا گیا۔ ان سے کہا گیا کہ وہ ہر ایک خط ان کے حوالے کر دیں جو ملکہ نے انہیں لکھے ہیں۔ پھر ان کے سامنے ان خطوط کو نظر آتش کر دیا گیا۔ رانی کی وفات کے بعد سارا شاہی خاندان ان پر ٹوٹ پڑا۔ ان کے گھر پر چھاپا مارا گیا۔ عبد الکریم کی بیوی اور ان کے بھتیجے بھی وہاں موجود تھے۔ انہیں سب کے سامنے بے حد ذلیل کیا گیا۔ ان سے انڈیا واپس جانے کے لیے کہا گیا۔ ملکہ نے آگرہ میں انہیں بہت جاگیر دی تھی۔ انگلینڈ سے واپس آنے کے بعد وہ وہیں رہے اور سن 1909 میں ان کی وفات ہو گئی۔ ناظرین، اس کے بعد ونڈسر کاسل میں نہ تو پگڑیاں نظر آئیں اور نہ ہی شاہی باورچی خانے میں ہندوستانی کھانوں کی خوشبو۔ نئے راجہ ایڈورڈ 7 کے دور میں چکن کری تو پکتی تھی، مگر اس کو پکانے والے کوئی ہندوستانی نہیں بلکہ انگریز خانسامے تھے جو اسے اپنے طریقے سے بناتے تھے۔ مگر آج بھی انگلینڈ میں کسی ہندوستانی کو اگر چکن کری کھانے کا موقع مل جائے تو اسے ہندوستانی منشی عبد الکریم کو یاد کرنا چاہیے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے واٹس انفو۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔